हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्शन 90 विच इज़ अबाउट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। जस्ट इसके पहले एक लेक्चर हुआ था सेक्शन 89 विच वॉज अबाउट डेक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इन दैट लेक्चर वी अंडरस्टूड व्हाट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट, व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर, व्हाट इज रजिस्टर्ड ओनर। तो उसका एक सिंपल सा एक रिकैप। रजिस्टर्ड ओनर इज अ पर्सन जिसके नाम पे शेयर्स है, एंड बेनिफिशियल ओनर इज अ पर्सन हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ द शेयर्स, या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑन द शेयर्स इज इन द नेम ऑफ दैट पर्सन। लाइक शेयर्स का बेनिफिट क्या होता है, लाइक राइट्स मिलते हैं उस पर, राइट टू वोट, राइट टू गेट डिविडेंड, राइट ऑफ इंस्पेक्शन एट्सेट्रा, ये मेंबर्स को राइट होता है, बट एज अ बेनिफिशियल ओनर उनको मिलता है, राइट। वो बेसिकली हमने देखा था। अभी दिस वर्ड, कौन सा वर्ड, दिस, सिग्निफिकेंट, इसमें बहुत मस्ती है, इसको समझना है हमें इस लेक्चर में, विच विल बी लॉन्ग आई थिंक, बिकॉज कितने पेजेस है, 8 पेजेस है। इट इंक्लूड्स सेक्शन 90 एंड द होल ऑफ कंपनीज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स रूल्स 2018। इसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमने पिछले इसमें किया था, रूल 9। यहाँ पे रूल्स चेंज होंगे बिकॉज एसबीओ के लिए देर आर डिफरेंट रूल। इट्स कॉल्ड एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सब सेक्शन 1 क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ध्यान से पढ़िए। एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन, अकेले, किसी और के साथ, या वन और मोर पर्सन्स के साथ, और ट्रस्ट, और किसी ट्रस्ट के साथ, इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट एंड अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। लाइक वो बंदा अकेले या किसी के साथ मिलके या ट्रस्ट के थ्रू या ट्रस्ट एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड के थ्रू होल्ड करता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस दैन 25% और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। नाउ एक लाइन है इसमें ना, ये ऊपर वाला आई गेस आपको समझा होगा कि अकेले करता है, किसी के साथ करता है, एक्टिंग अलोन और टुगेदर विद अ ट्रस्ट, और इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट, और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया आपको पता होगा आई गेस कि दूसरी कंट्री का रेसिडेंट है, दैट इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सिंपल सी बात है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं, बट अभी एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस कि एक्ट की लैंग्वेज क्या होती है। दिस कोई भी नॉर्मल सा बंदा अगर पढ़ेगा तो यहाँ पे गोची खाएगा। ऑफ नॉट लेस दैन 25% और सच अदर परसेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो क्या परसेंटेज है, कितना बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहे जाओगे। कोई भी बोलेगा सर 25%, वहाँ पे तो 25 लिखा है। अरे नहीं लिखा है वहाँ पे 25, वहाँ पे पूरा तो पढ़ो। और सच अदर परसेंटेज एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड लिखा है तो आपको एक्ट का लेके नहीं जाना है। आपकी जो परसेंटेज वगैरह तो रूल्स में, अगर वैसी लाइन लिखी है एज में भी प्रिस्क्राइब तो यू शुड चेक इन रूल्स। तो एक्चुअली रूल्स में 10% है, बट देर आर मल्टीपल लाइन्स, वो सब पढ़ लेंगे हम। बट याद रखना दिस इज नॉट 25%, जस्ट 25% नहीं है। उसके आगे की लाइन पढ़ो एंड देन डिटरमाइन इट कि 25 एक्चुअली है या समथिंग एल्स। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इज योर होमवर्क, यू कैन चेक इट। एक्ट में जाओ, चेक द स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन वहाँ पे क्या है, एंड देन वहाँ पे रूल्स में जाके देखो कि स्मॉल कंपनी की लिमिट्स क्या दी है, डज इट मैच और आर इट इज इट डिफरेंट। यू गो चेक इट आउट। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी 25% एज पर एक्ट की लैंग्वेज आते हैं एज में भी प्रिस्क्राइब्ड इन शेयर्स ऑफ कंपनी, और द राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। अभी व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो नीचे पढ़ेंगे बाद में, बट लिसन, मेरे पास राइट टू एक्सरसाइज है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, या फिर मैं एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। कंट्रोल मतलब एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 27, ये हमने पहले भी किया है। इट इज़ सिंपली कि वो अपना डायरेक्टर्स अपॉइंट कर पाना एंड एक्सेट्रा। दिस वॉज कवर्ड इन द सब्सिडरी वाला वीडियो। इफ़ यू गो इन दैट वीडियो यू विल फाइंड इट, सब्सिडरी वाले वीडियो में। अब control as defined under section 2 over the company referred herein referred as significant beneficial owner। तो इन्होंने डिफाइन क्या किया है, अगर कोई बंदा 25% और अदर
परसेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अगर होल्ड करता है किसी कंपनी में एज इन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है उसके पास उतने लेवल का बेनिफिशियल इंटरेस्ट के साथ में, नॉट जस्ट रजिस्टर्ड, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के साथ में, तो दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कंपनी जिसमें वो कंट्रोल होल्ड कर रहा है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है, ही विल बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. इफ़ यू हैव अ सर्टन परसेंटेज ऑफ, इतना बड़ा चंक आपके पास है, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ कंपनी. तो आप सिग्निफिकेंट हो, बेनिफिशियल ओनर हो बट सिग्निफिकेंट हो. गॉट इट? सिंपल सा पॉइंट. शैल मेक अ डेक्लेरेशन टू द कंपनी स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट, कौन से टाइप का इंटरेस्ट है, एंड अदर पर्टिकुलर्स इन सच मैनर. टाइप ऑफ इंटरेस्ट मतलब राइट टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मेरे पास कंट्रोल है, किस टाइप का है, आप शेयर्स के थ्रू आ रहे हो या फिर वोटिंग राइट्स के थ्रू है, कोई अग्रीमेंट के थ्रू ये पावर मिली है. यू हैव टू डिटरमाइन या डिफाइन योर इंटरेस्ट, बताना पड़ेगा कौन सा इंटरेस्ट है. अदर पर्टिकुलर जो भी बताए जाएंगे विद इन सच पीरियड ऑफ एक्विजिशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट और राइट और चेंज देयर ऑफ एज में बी प्रिस्क्राइब. अभी ये प्रिस्क्राइब यू विल हैव टू गो टू द रूल्स एंड सी, एंड वी विल गो टू द रूल्स, बट अभी वी विल जस्ट check the section 90, then we will go to the rules. Okay, provided that central government may prescribe class or class of company who shall not be required to make declaration. prescribe कर सकता है कि किसको नहीं देना है. we will see कि prescribe किया है कि नहीं किया है. Okay, we have done subsection 1. it is just defining SBO and SBO का declaration देना है. that it says, that's it. Okay, I hope you are getting it. अगला point क्या कहता है? Company shall maintain a register of interest declared by individuals under subsection 1 and changes therein, which shall include name of individual, date of birth, his address, detail of ownership in company, मतलब कितना होल्ड करता है, कौन से मोड से होल्ड करता है, नेचर क्या है, एट्सेट्रा, अदर डिटेल्स एज में प्रिस्क्राइब. तो ये चीज़ें उसने क्या करना है, कंपनी ने SBO का रजिस्टर मेंटेन करना है. कौन से फॉर्म में, वो रूल्स में जाके देखेंगे. बैन के फॉर्म होते हैं, यहाँ पे MGT वाले फॉर्म्स नहीं होते. रूल्स अलग है, फॉर्म भी अलग है, याद रखो. ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस. सिंपल सा पॉइंट है, SBO रजिस्टर ओन करना है. दिस इज SBO रजिस्टर मेंटेन बाय कंपनी. ओके, द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर ऑफ कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब. मतलब छोटी मोटी कुछ फीस पे करो और SBO का रजिस्टर चेक करो. भाई मैं अगर कंपनी में मैं टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हूँ, तो अगर टाटा मोटर्स में कोई SBO का रजिस्टर मेंटेन होता है तो आई कैन पे, छोटी मोटी जो फीस होगी वो फीस पे किया, एंड आई हैव दैट रजिस्टर इंस्पेक्ट करने की पावर बिकॉज ऑफ बीइंग अ मेंबर. बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है मेरा, तो आई कैन चेक. उससे मुझे पता चलेगा कि ये कंपनी को एक्चुअली कौन लोग कंट्रोल करते हैं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है इस कंपनी में. ओके, सबसेक्शन 4, एवरी कंपनी शैल फाइल अ रिटर्न ऑन SBO of the company and changes therein with registrar containing name, address, details as may prescribed within such time and such form and manner as may be prescribed. prescribed आने ही वाला है because it's all given in the rules, and rules हमने देखे बहुत 8 सब रूल्स है भाई इसके, छोटे मोटे नहीं. तो दिस इज अबाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न विथ ROC को भी तो पता होना चाहिए. अगर ROC के पास है तो ही तो ये चीज़ है भाई. कंपनी अपने साथ ही मस्ती नहीं कर सकती, पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए. अभी ये वाला पॉइंट बहुत मस्त है. ये तो आप 4A समझ पा रहे हो कि दिस इज अमेंडमेंट से ऐड की हुई चीज़ है. तो व्हाट इज इट? एवरी कंपनी शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स. किस चीज़ के लिए? टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु इज SBO इन रिलेशन टू कंपनी एंड रिक्वायर हिम टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन. मतलब कंपनी ने आराम से नहीं बैठना है कि कोई तो SBO आएगा, हमको बताएगा कि मैं SBO हूँ और हम उसका रिटर्न ROC के पास फाइल करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे. नहीं, यू कंपनी यू टेक द स्टेप्स टू नो हु इज़ द SBO. अब पता तो होना चाहिए, आप कंपनी हो, आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन यू. आप उस बंदे के पास जाओ, बताओ भाई तेरे पास इतने शेयर्स है, तू जाके डिस्क्लोजर कर, कुछ बता हमको आगे जाना है. तो ये करना है. अभी ध्यान देना, अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ रहा है अगेन. अभी कंपनी ने क्या करना है? कंपनी शैल गिव नोटिस इन प्रिस्क्राइब मैनर टू एनी पर्सन, किसी भी बंदे को, वेदर और नॉट मेंबर ऑफ कंपनी. समझे मैंने क्या बोला था? बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होल्ड करता है बेनिफिशियल ओनर होता है. ही कैन बी अ डिफरेंट पर्सन दैन रजिस्टर्ड ओनर. तो मेंबर ऑफ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड ओनर.
but beneficial owner can be different person. That's why whether or not member of company whom the company knows or has reasonable cause to believe to be a significant beneficial owner. आगे पढ़ेंगे और चीज़ें हैं, बट इससे हमें यह समझ आ रहा है अगर कंपनी को लगता है कि कोई बंदा SBO है या फिर रीज़न टू बिलीव है, पता है वो SBO है या फिर रीज़न टू बिलीव है SBO है, तो कंपनी ने नोटिस देना है भले ही वो मेंबर है कि नहीं. या फिर आगे देखते हैं, टू हैव नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ SBO और अनदर पर्सन लाइकली टू सच नॉलेज. सुनो, मुझे लगता है मिस्टर ए को पता है कि SBO कौन है, समझ रहे हो? मिस्टर ए को पता है SBO कौन है, या फिर मिस्टर ए को पता है कि किसको पता है कि SBO कौन है. क्या देखो, हैविंग नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ SBO, मुझे पता है SBO कौन है तो मुझे नोटिस आएगा. या फिर हैविंग नॉलेज ऑफ अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज. बहुत मस्ती, इसका खेल खेलता है, इसका ना खेल बनाता है. एक बार इतना एक लास्ट वाला सी वाला पॉइंट पढ़ते हैं. And who have been SBO of company at any time during 3 years immediately preceding the date on which notice is issued. जिस दिन नोटिस इशू करना है उसके पिछले 3 साल में कोई भी बंदा SBO रहा था उसको भी जाना है, क्योंकि उससे भी डिक्लेरेशन मांगना है अपने को. क्यों? बट तीनों के केस में, अरे भाई अगर मैंने पहले ही बताया था कि आई एम दी SBO तो मेरे को फिर से क्यों नोटिस दे रहे हो, मैंने तो डिक्लेरेशन दे दिया है ना. ऐसे केस में आगे पूरा तो पढ़ो भाई, सबको नहीं भेजना है. And who is not registered as SBO with the company as required under this section. अगर कंपनी के साथ आप कंपनी के रजिस्टर में आपका SBO में नाम आता है तो आपको नोटिस नहीं आएगा. अगर नहीं आता है और पिछले 3 साल में आप रहे हो तब भी नोटिस आएगा. आप SBO अभी हो तब भी नोटिस आएगा. आप ऐसा बंदा हो जिसको पता है SBO कौन है उसको भी जाएगा, या फिर यू आर अ पर्सन जिसको पता है कि किसी और को पता है कि वो बंदा SBO उसको भी जाएगा. ये वाला कंफ्यूजिंग पॉइंट है. सिर्फ बी वाला पॉइंट एक बार समझते हैं. कौन सा? लिखो, सुनो. कंपनी क्या करेगी? नोटिस देगी 3 टाइप ऑफ पर्सन्स को. SBO जो हमको पता है या फिर हमको लगता है कि SBO है. दूसरा, पर्सन हु नोज SBO और हु नोज अदर पर्सन. बहुत मस्ती वाला है, बट अदर पर्सन हु नोज SBO. बहुत शानदार प्रोविजन लिखा है. मतलब मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो गाड़ी ठीक कर सकता है. मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो एक बंदे को जानता है जो गाड़ी ठीक कर सकता है. दैट्स द थिंग, सिंपल. एंड थर्ड वाला, SBO इन लास्ट 3 years फ्रॉम नोटिस जब से इशू करे उस 3 में, एंड हैव नॉट बिन SBO. मतलब कंपनी के रजिस्टर में SBO नहीं था, बस तीनों केस में, समझे? तभी तो नोटिस जाएगा. आई होप यू गॉट इट क्लियर्ड नाउ. समझाना पड़ता है भाई, कंफ्यूजिंग सा प्रोविजन है. और ये लगता नहीं होगा कि वो मैं एक बंदे को जानता हूँ जो एक बंदे को जानता है, ये एक्ट में लिखा होगा, बट लिखा है. शो इट टू योर फ्रेंड्स, ये वाली लैंग्वेज कि एक्ट में भी लिखा है कि वो एक बंदे को जानता है जो एक बंदे को जानता है, जिसको पता है वो राइट बंदा कौन है, SBO. सिंपल. 6 वाला क्या बोलता है? इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय नोटिस shall be given by concerned person within period of not exceeding 30 days from the date of notice. नोटिस जाते ही 30 दिन के अंदर उस बंदे ने कंपनी को बताना है कि भाई आई एम SBO और आई एम नॉट SBO. कुछ तो बताना है. अभी कंपनी ने आगे का क्या करना है? नोटिस का रिप्लाई आ गया या फिर नहीं आया, तो वेयर दैट पर्सन फील्स टू गिव द कंपनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय नोटिस विद इन टाइम स्पेसिफाइड. 30 दिन में उसने दिया नहीं या फिर इन्फॉर्मेशन ही दिया नहीं, 30 दिन में उसने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं या फिर इन्फॉर्मेशन ही दिया नहीं, या फिर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. वो कंपनी ने उसको नोटिस भेजा, आर यू SBO और आर यू नॉट SBO, एंड ही इज सेइंग आई मे बी एन SBO, आई मे नॉट बी एन SBO, आई एम अ मिस्ट्री. कंपनी बोलेगी, मुंह से शब्द मत निकाल, चुपचाप से बता इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, हमारा भेजा सर का है, वी आर गोइंग टू ट्रिब्यूनल. कंपनी फिर क्या करेगी? ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस. नोटिस का पीरियड खत्म हो गया कि 30 दिन के अंदर अप्लाई करना था, खत्म हो गया. अभी अगले 15 दिन है कंपनी के पास में नोटिस का पीरियड खत्म होने के, उसके ट्रिब्यूनल के पास में जाने के लिए. यार
एक ऑर्डर निकालो डायरेक्टिंग दैट द शेयर्स इन क्वेश्चन बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सस्पेंशन ऑफ ऑल राइट्स अटैच्ड टू शेयर्स एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब जाओ ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल आपसे एक विनती है कि ये जो बंदा है ना, ये हमको एक तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है या फिर ढंग की इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा अबाउट बीइंग एन एसबीओ, तो आप एक काम करो प्लीज़, इसके शेयर्स में ना रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि ये अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र ना कर पाए, और इसके ना पूरे शेयर्स को अटैच करो, मतलब राइट्स को अटैच करो, इसका कुछ डिविडेंड ना मिलना चाहिए, ये ना मिलना चाहिए, कुछ ना हो, समझे? ऐसा बोल सकते अगर वो बंदे ने सही से नहीं बोला है तो। बट व्हाट इफ आगे क्या करेगा? ऑन एप्लीकेशन अंडर दिस ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, भाई सामने वाले को तुम बताओ तुमको क्या कहना है, कंपनी तुम बताओ तुमको क्या कहना है, ये सब सुनने के बाद में जो सही लगे वो ऑर्डर करेगी। अगर लगा कि कंपनी का बोलना सही है और ये बंदा मस्ती कर रहा है तो ऑर्डर करेगा रिस्ट्रिक्टिंग द राइट्स अटैच विद शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन। मतलब ऑर्डर कब आएगा? विद इन 60 डेज। ओके, company or other person agreed by order of the tribunal may make application to tribunal for relaxation or lifting of restriction placed under subsection within a period of 1 year from order। अभी देखो एक छोटी सी टाइमलाइन बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। कंपनी ने नोटिस दिया टू, मैं इसको सीपी लिख रहा हूँ, कंसर्न पर्सन। ओके, इसको एसबीओ मत बोलो, ही इज़ नॉट एसबीओ, ही इज कंसर्न पर्सन, बिकॉज एसबीओ तो बाद में पता चलेगा है, अभी हम इसको एसबीओ नहीं बोल सकते बिकॉज कंपनी को लग रहा है एसबीओ है। ओके, कंसर्न पर्सन, अभी कंसर्न पर्सन ने क्या करना है? विद इन 30 डेज रिप्लाई देना है किसको? कंपनी को। इफ़ नॉट गिवन, अगर रिप्लाई 30 दिन में नहीं दिया या फिर इनसेटिस्फैक्ट्री है, अगर ये है तो ठीक है, अदर नहीं दिया है तो कंपनी क्या कर सकती है? एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। कब? विद इन 15 डेज फ्रॉम नोटिस एंड होने के विद इन 15 डेज अप्लाई करेगी कि इसके शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करो, इसके राइट्स को सस्पेंड करो वगैरह चीज़ें बोलेगी। एनसीएलटी क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कितने दिन में ऑर्डर पास करेगा? 60 डेज का टाइम है। यस, 60 डेज का टाइम है। 60 डेज में ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास होने के विद इन 1 ईयर वो जो भी बंदा है कंसर्न पर्सन कैन, कंपनी, खुद कंपनी या फिर कंसर्न पर्सन कैन अप्लाई टू एनसीएलटी, अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कि भाई छोड़ दो यार, अभी ये सब मत करो, हम ही बोल रहे हैं, कंपनी खुद बोल रही है, पर्सन कर सकता है। समझे? एक टाइमलाइन बना के दी ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि दिस इज द टाइमलाइन। ओके, आगे तो नोट्स बनाने ही है एनीवेज। प्रोवाइडेड दैट इफ नो एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। देखो एप्लीकेशन कब आएगी? अगर वो बंदे ने कंपनी को डिस्क्लोजर दे दिया तो कंपनी खुद करेगी, या फिर कंपनी ने बोला ठीक है तुम खुद कर लो यार, अग्रीव पर्सन है वो खुद जाके एनसीएलटी को सब कुछ बताएगा। कंपनी देखो ये कंपनी ने जानबूझ के सब चीज़ें की है, मैं तो एसबीओ हुई नहीं, मेरे पास शेयर्स है ही नहीं, सब कुछ प्रूव कर दिया। वो खुद जाके बोलेगा, एनसीएलटी उसका ऑर्डर हटा देगा और उसको शेयर्स वापस मिल जाएंगे। बट अगर 1 साल तक किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया, कंपनी ने नहीं दिया, वो बंदे ने नहीं दिया, तो सच शेयर शैल बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर से लगाया था एनसीएलटी के वो हट जाएगा जब ट्रांसफर होंगे टू अथॉरिटी स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 125 सेक्शन जो है इन मैनर एज में प्रिस्क्राइब। ये क्या है? IEPF अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की जो अथॉरिटी है उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये शेयर्स। भी उधर ही जाता है जो भी माल ख़राब होता है, मतलब जो भी माल मिलता नहीं उधर ही चला जाएगा। डिविडेंड कोई ले नहीं रहा, IEPF को चला गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस कर सकते हैं, गुड, अच्छी बात है। अगर बंदा फेल हो गया टू मेक डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1, यानी SBO अगर फेल हो जाए टू डू दे तो ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000। अगर कंटिन्यूइंग प्लेयर मतलब 1 टाइम 50,000, अगर उसके बाद भी वो ना करे डिक्लेरेशन तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 1,000। पहले डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट में 200 रुपये लेते थे, अभी 1000 रुपये ले रहे फॉर ईच डे, आफ्टर विच वो चलता रहेगा जब तक, और मैक्सिमम 2 लाख रुपये। अगर कंपनी भाई सब गोचा कर रही है, कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना था, नहीं किया,
इन्फॉर्मेशन फाइल करनी थी अंडर सबसेक्शन 4 यानी रिटर्न फाइल करना था, नहीं किया। नेसेसरी स्टेप्स लेने थे 4A में, नोटिस लो, ये सब करो वो सब करो, नहीं कर रहे हो तो टू डू और डिनाइज और इंस्पेक्शन, भाई ये नहीं कर रहा। या फिर इंस्पेक्शन का एक प्रोविज़न था कि इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहे रजिस्टर का, तो ऐसे केस में कंपनी लाइबल होगी 1 लाख रुपीज़ के लिए, 1 लाख रुपीज़ के लिए। और कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा 500 रुपीज़ फॉर ईच डे इन डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। एंड मुझे ये सब कंपनी के लिए चल रहा था, फॉर कंपनी। एंड अभी चलेगा OID के लिए, कंपनी के लगे। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो कि लाइबल है उसको 25,000 वन टाइम, 200 रुपये ईच डे, एंड फेलियर कंटिन्यू रहेगा मैक्सिमम टाइम 1 लाख रुपये। ओके, 25,000 एक बार लग गए, उसके बाद भी नहीं मान रहे तो 200 करके मैक्सिमम 1 लाख रुपये, समझे? ईजी, वेरी ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। इफ एनी पर्सन विलफुली फर्निशेस और इन फॉल्सली और इनकरेक्टली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के वो बंदे को रिप्लाई देना था कंपनी को, जानबूझ के उसने विलफुली क्या किया है, फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी या सप्रेस किया कोई भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ही इज़ अवेयर इन द डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस सेक्शन। उसको पता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है गलत दे रहा है, या फिर वो कोई मटीरियल इन्फॉर्मेशन जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो ही शैल बी लाइबल अंडर 447। 447 में बहुत गंदा पीटते है भाई, अगर नहीं देखा है इसका वीडियो तो जाके देख लेना, पता चलेगा कितना गंदा पीटता है। ओ माय गुडनेस। अभी आएंगे हम सेक्शन नहीं रूल्स पे, अभी तो बाकी है मेरे दोस्त। दिस इज़, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट टाइटल रूल्स एंड कमेंसमेंट वाला। डेफिनेशन पे आते हैं, एक्ट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल आप 227 में जाके देखो, फॉर्म का क्या मतलब है। मेजॉरिटी स्टेक क्या होता है, लेट्स गो। मेजॉरिटी स्टेक होना यानी क्या होता है, होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब 50% से ज़्यादा अगर ओन करते हो आप तो दैट इज़ मेजॉरिटी स्टेक। या फिर वोटिंग राइट 50% से ज़्यादा अगर बॉडी कॉर्पोरेट में है तो दैट इज़ मेजॉरिटी स्टेक। या फिर राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट इन मोर देन 1/2 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन बाय बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब किसी भी चीज़ में 50% से ज़्यादा आपकी मस्ती है तो यू आर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। ओके, पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP यानी तो पार्टनरशिप एंटिटी, ठीक है। रिपोर्टिंग कंपनी मतलब जो हम बोल रहे हैं ना कंपनी इतनी देर से, दैट इज़ रिपोर्टिंग कंपनी, कुछ खास नहीं है। जो कंपनी को देखो, दिस रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 90 जो बताना पड़ता है, ROC को जाके बताएगी कि ये हमारा बेनिफिशियल ओनर है या ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, दैट इज़ रिपोर्टिंग कंपनी, कुछ नहीं, समझे। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, देखो रिपोर्टिंग कंपनी आपको समझना ही चाहिए, नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं है। जिस कंपनी के शेयर्स की बात चल रही है दैट इज रिपोर्टिंग कंपनी, बिकॉज उस कंपनी को ROC को रिपोर्ट करना है, गॉट इट, सिंपल। अभी आएगा जान लेवा वाला पार्ट, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। पहले हमने पढ़ा था प्रिस्क्राइब, नाउ दिस इज वेयर वी नीड टू पे द मोस्ट अटेंशन। ओके, यहाँ पे अगर कुछ ही खाई तो गए, क्या पढ़ रहे हो तुम यार। इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग कंपनी मतलब इंडिविजुअल, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इज एन इंडिविजुअल। ओके, रेफर टू इन दिस सबसेक्शन वाला हमने अभी पढ़ा, एक्टिंग टुगेदर अलोन, वन और मोर पर्सन, ट्रस्ट किसी के भी थ्रू, possesses one or more of the following rights or entitlement in such reporting company, namely SBO मतलब वो बंदा जो ये नीचे की चीज़ें जो दी जाएगी वो रिपोर्टिंग कंपनी में होल्ड करता है, राइट और एंटाइटलमेंट। होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स, इनडायरेक्टली होल्ड करता है या डायरेक्टली विद अदर होल्डिंग्स 10% ऑफ शेयर्स। ब्रो, इफ़ यू होल्ड 10% होल्डिंग्स ऑफ शेयर्स, 10% शेयर्स कंपनी में होल्ड करते हो तो यू आर, बट अरे डायरेक्टली होल्ड करना मतलब क्या होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन नीचे ईजी जाए इसलिए आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग दिस लाइन। वाई इज इट रिटन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हियर, यूजुअली कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इधर अभी इसका पर्पज आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, जस्ट एक ही मिनट देना मुझे, आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन टू यू प्रॉपरली। भाई चल जा, ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी ध्यान देना,
हम क्या बोलना चाहते हैं इस लाइन पे पूरा फोकस दो कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हमें अगर कब पता नहीं चलेगा, अगर उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है लेकिन वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है। अब देखो कैसे हो सकता है, इसका सिनारियो बताता हूँ। ये है मैं मयूर, बहुत पैसे वाला बंदा है ऐसा मान लो, मानने में क्या जाता है। अभी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसके मैं 8% शेयर्स होल्ड करता हूँ, 8% शेयर्स होल्ड करता हूँ। एम आई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? नहीं, बट मुझे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनना है, बट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अपॉइंटिंग अन पर्सन। चलो यार मैंने कंपनी बनाई है, कंपनी मैंने सीडी कंपनी बना दी। अभी ये कंपनी का मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, मान लो 50% से ज़्यादा इधर है मेरे, या फिर 100% वॉट एवर आई ओन, और ये कंपनी इधर 2% होल्ड करती है। चलो इधर ना एग्जाम्पल के खातिर, बस एग्जाम्पल के खातिर मान लो मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे 100% इसमें, लेट्स से नॉट 100, 99% इसमें, 1% कोई और बंदा है, दिस इज़ अ प्राइवेट कंपनी और ये इसमें 2% होल्ड कर रही। तो मुझे बताओ, ये रजिस्टर्ड ओनर है कंपनी और इसने ना मुझे बेनिफिशियल ओनर बना के रखा है, बट आई एम एक्चुअली द बेनिफिशियल ओनर, बट रिपोर्ट नहीं किया है। बस ये कंपनी के जो भी डिसीजंस है वो कौन लेता है? मयूर लेता है, सीडी कंपनी का। और वो 2% का जो भी करना है, लाइक जो भी वोट करना है, जो डिविडेंड मिलेगा किसको मिलेगा? इन दी एंड मयूर को मिलेगा। तो बेनिफिशियल ओनर एक्चुअली कौन है? मयूर है। तो सीडी कंपनी ने बताना चाहिए ABC को कि बेनिफिशियल ओनर कौन है? मयूर है, बट नहीं बताया है। तो इसी वजह से दिस इज इनडायरेक्ट होल्डिंग, समझ रहे हो? इनडायरेक्ट होल्डिंग। तो दैट इज हाउ 10% इज फाउंड। बट सिर्फ मुझे इनडायरेक्ट होल्डिंग देखनी है क्या? नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होल्डिंग टुगेदर विथ डायरेक्ट होल्डिंग, समझे? दिस 2% टुगेदर विथ माई 8% is indirect holding together with any indirect holding, together with any direct holding is not less than 10%। अगर मेरे 10% का IMSB हो, मान लो मैं इस कंपनी में वैसे तो कुछ होल्ड ही नहीं करता, इधर से 2%, मेरी एक HUF है, HUF का इधर कुछ टाइप का स्टेक है विच इज़ 8%, एंड यहाँ पे HUF किसकी? मेरी, भाई मैं करता हूँ। तो ऐसे केस में भी देर इज़ नो डायरेक्ट होल्डिंग मेरी, देर इज़ नो डायरेक्ट होल्डिंग, बट क्या मेरी इनडायरेक्ट होल्डिंग 10% है? यस। तो आई एम SBO। आई रियली होप कि ये लाइन आपके दिमाग में छप चुकी होगी कि वाई इनडायरेक्टली इज रिटन फर्स्ट। पर्पस क्या है भाई? पता करना है कि कौन ऐसा बंदा है जिसने रिपोर्ट नहीं किया है। तो इनडायरेक्टली पहले देखेंगे, डायरेक्ट तो हमको पता ही है क्योंकि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है। ओके, गॉट इट? होल्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। फिर सेम पार्टिसिपेट कर सकता है नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड और कोई भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल ईयर थ्रू इनडायरेक्ट होल्डिंग अलोन और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग। समझ रहे हो? एक बार वो लाइन पे हमने बहुत फोकस दे दिया तो अभी त्रास ही नहीं है, समझ रहे हो? त्रास ही नहीं है। 10%, 10%, 10%, यहाँ तक कॉमन है। 10% क्या? शेयर्स। दूसरा 10% क्या? वोटिंग राइट। तीसरा 10% का क्या? टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड में राइट टू रिसीव। समझे? अभी सुनो चौथा पॉइंट, राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइज। अरे मेरे पास सिर्फ राइट हो या फिर मैं एक्चुअली एक्सरसाइज करता हूँ बट वो राइट ऐसा कोई लिखा नहीं है। समथिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन एनी मैनर अदर देन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग्स अलोन। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो यार? सर मैं क्या करूँ सर, बहुत हैवी लग रहा है। कुछ हैवी नहीं है यार इसमें, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये छोड़ो, राइट टू एक्सरसाइज, ये एक्चुअली एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज करता हूँ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस व्हाट इज़ दैट वी विल अंडरस्टैंड नीचे जाके, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, समझ लो कुछ भी एक टाइप की होल्डिंग है और उसकी भी लंबी डेफिनेशन है। तो अगर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर कंट्रोल है डायरेक्ट होल्डिंग्स के अलावा तो भी आई एम SBO। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए फिर कंट्रोल होना चाहिए। अभी व्हाट इज़ कंट्रोल वो हमने अभी एक लेक्चर में वैसे तो कर ही लिया है, बट जस्ट अ सेकेंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर यू।
जस्ट बिकॉज आपको एक रेफरेंस देना है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। कुछ है नहीं इसमें, ये हमने पहले भी कवर किया, बट कंट्रोल सिंपली क्या है, इट इंक्लूड्स राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर और टू कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन or persons acting individually or in concern directly or indirectly including by virtue of their shareholding or management rights or shareholder agreement blah blah blah। simply अगर मैं मेजॉरिटी डायरेक्टर्स मोर देन 50% डायरेक्टर्स इन अ कंपनी अपॉइंट कर सकता हूँ, या फिर जो पॉलिसी डिसीजन है, मैनेजमेंट डिसीजन है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ वो डिसीजन लगा सकता हूँ, तो आई हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी। भले ही मेरे पास कुछ अदर शेयर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट आई एम दैट गाय जिसके पास वो पावर है। कैसे? विदाउट शेयर होल्डिंग, विथ शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट राइट, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, वोटिंग अग्रीमेंट, किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू इफ आई हैव दैट पावर, आई हैव द कंट्रोल। समझे? दैट इज कंट्रोल। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, दिस विल मे नॉट बी कवर्ड इन द नोट्स, बट ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, नाउ विल गो बैक। कंट्रोल, आई होप यू गॉट इट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी देखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ अबव, if individual does not hold any right or entitlement indirectly under 1, 2, 3, it shall not be considered as significant beneficial owner। अगर उसका indirect entitlement 1, 2, 3 में है ही नहीं, समझ रहे हो? if there is no indirect entitlement under 1, 2, 3, तो फिर उसको significant beneficial owner consider नहीं करना है। and I have explained what is indirect। okay, इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली नहीं है, सिंपल। डायरेक्टली एज इन कंपनी में 1 to 1 से नहीं है, कहीं ऐसे पकड़ा कान तो दैट इज इनडायरेक्ट, ऐसे है तो डायरेक्ट। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड टू होल्ड अ राइट और एंटाइटलमेंट डायरेक्टली इन रिपोर्टिंग कंपनी इफ ही सैटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नेमली, ओ माई गॉड, जस्ट ओ माई गॉड, इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग एनी राइट और एंटाइटलमेंट डायरेक्टली। तो लेट्स सी कि हमारा तो इनडायरेक्ट हमने सोच लिया था क्या है, बट इन्होंने भी स्पेसिफाई किया है। ओके, चलो देखते हैं। द शेयर्स इन रिपोर्टिंग कंपनी रिप्रेजेंटिंग सच राइट और एंटाइटलमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल। सिंपल भाई, मेरे नाम पे शेयर्स है, दैट इज दिस। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इनडायरेक्ट क्या होता है। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो अभी इनडायरेक्ट है, अभी तो ये डायरेक्ट हो चुका है। इंडिविजुअल होल्ड्स और एक्वायर्स एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर अंडर सेक्शन दिस एंड मेड डिक्लेरेशन। अगर मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है विच इज़ डिक्लेयर्ड, तो दैट इज डायरेक्ट। तो हमारा एक्सप्लेनेशन बराबर ही था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्ट होल्डिंग, दिस इज व्हाट, डायरेक्ट होल्डिंग। अगर मैंने डिक्लेरेशन दे दिया है मेरे बेनिफिशियल इंटरेस्ट का, यही केस है, हमारा केस बराबर है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। देखो, ये सीडी कंपनी ने क्या किया था, मयूर का डिक्लेरेशन दिया था, क्या बताया था कि मयूर इज द बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला बंदा, बेनिफिशियल ओनर, आई एम जस्ट रजिस्टर्ड ओनर, नहीं। तो दैट्स वाई दिस इज इनडायरेक्ट होल्डिंग। बट इफ सीडी कंपनी ने बोल दिया कि मयूर इज बेनिफिशियल ओनर अंडर MGT4 बोल दिया, और मयूर ने MGT5 में बोल दिया, तो इन दैट केस इट इज़ कंसिडर्ड एज डायरेक्ट होल्डिंग। सिंपल, और कुछ चाहिए नहीं। तो पिछला जो एग्जाम्पल है कोई चेंज नहीं। अभी ध्यान देना, अभी हमारा तो एक एग्जाम्पल था, आगे ध्यान से देना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड टू होल्ड अ राइट और एंटाइटलमेंट इनडायरेक्टली। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया था, अभी आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स, बट यू विल अंडरस्टैंड इट इन द रिपोर्टिंग कंपनी इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दिस याद रखो, दिस इज डायरेक्टली एंड दिस इज इनडायरेक्टली। ओके, एग्जाम्पल तो था, उससे आपको बेसिक सा आइडिया आया, अभी कॉम्प्लिकेट सा आइडिया ले लो। बहुत त्रास है मेरे दोस्त, बहुत त्रास है। क्यों? Look, this explanation 3 starts here. Now it goes on and on and on and on and on and on and on. कब तक चलेगा भाई? रुक जा भाई, किधर है? खत्म ही नहीं हुआ यार, बाप रे। लुक कितना बड़ा है। 3, where the member of reporting company is a body corporate other than LLP and individual
कॉम्प्लिकेटेड है बट वी हैव टू पे मस्ट अटेंशन. अगर मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट इज अ रजिस्टर्ड मेंबर इन रिपोर्टिंग कंपनी. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी जो हमने बोला था एबीसी है, सीडी है और ये एबीसी है. ओके, सीडी है, एबीसी है, ये हमको क्लियर है. मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी, मेंबर ऑफ एबीसी सीडी एंड इंडिविजुअल होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी. अभी मेजॉरिटी स्टेक क्या आता है मेरे को बोलना मत, मुंह मत खुलवाना, मैंने बोला है 50%, बस एक बार हो चुका है, वी वोंट रिपीट. सेकेंड पार्ट, होल्ड मेजॉरिटी स्टेक इन अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट मेंबर. सुनो, सीडी जो है ना, अभी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर, के सी ये कंपनी है होल्डिंग कंपनी, सी डी इज अ सब्सिडरी कंपनी, समझो, सब्सिडरी कंपनी. और मैं के सी में 50% होल्ड करता हूँ. मयूर होल्ड्स के सी में 50% से ज़्यादा एंड के सी की सब्सिडरी है सी डी और सी डी इज़ अ मेंबर ऑफ ए बी सी. अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट का मतलब है लेयर्स उसके ऊपर भी जा सकते हैं, के सी के ऊपर भी चलता है. दिस इज अ सिंपलेस्ट लेवल ऑफ एग्जांपल. अल्टीमेट का मतलब है के सी के ऊपर कोई कंपनी है तो मैं उसमें होल्ड करता हूँ, उसके ऊपर कोई कंपनी था उसमें भी मैं होल्ड करता हूँ. समझ रहे हो, एक लेयर बनती जा रही है. और अगर आपको ये लेयरिंग वाला कंसेप्ट समझना है तो आपको वो सब्सिडरी वाला वीडियो देखना पड़ेगा. ओके, सिंपल. इनडायरेक्ट वाला पार्ट समझा है. अभी कौन सा वाला समझा आपको, सी डी ए बी सी वाला, सिंपल. अभी वेयर द मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी इज एच यू एफ. एच यू एफ इज द मेंबर ऑफ कंपनी थ्रू कर्ता ऑब्वियसली एंड इंडिविजुअल इज द कर्ता ऑफ एच यू एफ. अगर मैंने एच यू एफ, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मैंने एच यू एफ बनाई, एच यू एफ के थ्रू मैं वहाँ पे हूँ, तो दैट इज इनडायरेक्ट होल्डिंग, बस खत्म. वेयर द मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी इज अ पार्टनरशिप एंटिटी एंड इंडिविजुअल, मतलब पार्टनरशिप एंटिटी क्या होती है वो डिफाइंड था, मैंने इसलिए ये डेफिनेशंस दिखाए. पार्टनरशिप एंटिटी इज नॉट जस्ट पार्टनरशिप फर्म, इट इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो. समझ रहे हो, एलएलपी ऑल्सो. तो मैं उस पार्टनरशिप फर्म में या फिर एलएलपी में पार्टनर हूँ या फिर मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता हूँ इन बॉडी कॉर्पोरेट इन विच इज़ अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप एंटिटी. समझ रहे हो, आई एम नॉट पार्टनर, आई हैव अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें मैं मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता हूँ एंड वो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड आई नो बट आई विल एक्सप्लेन अगेन. दिस इज मी, दिस इज AFC, कंपनी का नाम पता है, इसमें मैं 50% से ज़्यादा होल्ड करता हूँ. AFC इज अ पार्टनर ऑफ PF फर्म and PF firm is a member of ABC. ओए होए 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 होए, that is लेयरिंग. भाई पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा हूँ, कि मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं 50% होल्ड करता हूँ, दैट इज़ अ पार्टनर ऑफ LLP, पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी LLP की मेंबर है, पार्टनरशिप फर्म की मेंबर है एंड दैट पार्टनरशिप फर्म इज मेंबर ऑफ या फिर LLP इज मेंबर ऑफ ABC, रिपोर्टिंग कंपनी. दैट्स वाई उनको रिपोर्टिंग कंपनी बोलना पड़ रहा है. समझ रहे हो, रिपोर्टिंग कंपनी टर्म क्यों है. कंपनी बोलते तो पता ही नहीं कौन सी कंपनी, तो रिपोर्टिंग कंपनी. गॉट इट. होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज पार्टनर. क्या कर रहे हो यार, सुनो. PQR लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, AFC is a subsidiary company and I am the majority stakeholder of, मतलब majority shareholder of PQR. समझ रहे हो, एक जस्ट ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दीज टाइमलाइंस नहीं चार्ट. तो आपको ये समझ में आए कि कितना लंबा जा रहा है सब कुछ. अंडरस्टैंड क्यों ये प्रोविजन है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के. पता रहे कितना लोग दिमाग लगाते हैं कि ये कंपनी को कंट्रोल करना है बट बहुत दूर से करना है और पता ही नहीं चल रहा कि कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल किसके पास में. तो दैट्स वाई दिस प्रोविजन इज मेड ना. अभी और मस्ती होगी आगे देखो. वेयर मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी इज अ ट्रस्ट. मैंने ट्रस्ट बनाया है, अभी वो ट्रस्ट इज अ मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी. हु एम आई एम द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट. दिस इंडिविजुअल इज द ट्रस्टी. ओके, अभी मस्ती चलो मस्ती करते हैं. देखो क्या मस्ती इसकी.
3 पॉइंट की छोटी सी मिलती है। ट्रस्टी, देखो इंडिविजुअल इज द ट्रस्टी, चलो थ्रू अ ट्रस्टी छोड़ो, ये छोड़ो, इंडिविजुअल इज द ट्रस्टी इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और अ चैरिटेबल ट्रस्ट। आइदर ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ एंड ये ट्रस्ट जो है ना वो मेंबर है कंपनी के। या फिर आई एम अ बेनिफिशियरी, आई एम नॉट अ ट्रस्टी, आई मे बी अ ट्रस्टी बट आई एम अ बेनिफिशियरी पक्के से इन अ स्पेसिफिक ट्रस्ट। स्पेसिफिक ट्रस्ट यानी प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट मतलब जिसमें लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ट्रस्ट। ओके, फिर थर्ड, आई एम ऑथर और सेटलर इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रस्ट। रिवोकेबल ट्रस्ट मतलब मैंने ट्रस्ट बनाया बट कभी भी आई कैन रिवोक इट, दिस इज रिवोकेबल। ऑथर और सेटलर मतलब अरे मैंने ही बनाया है। अब ट्रस्ट का सिस्टम क्या होता है ना, मैंने म्यूचुअल फंड पे एक वीडियो बनाया है, यू कैन सी द शॉर्ट जिससे आपको ट्रस्ट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, बट यहाँ पे एक सिंपल से बोलता हूँ, ऑथर और सेटलर जो होता है दे मेक द ट्रस्ट। ये ट्रस्ट को हैंडल करने के लिए दे अपॉइंट ट्रस्टी, और ये ट्रस्ट का जिसको बेनिफिट होता है, जो एक्चुअली उससे बेनिफिट उठा रहा है, दैट इज बेनिफिशियरी। अभी सुनो, द ऑथर कैन बी द बेनिफिशियरी इटसेल्फ एंड द ट्रस्टी इटसेल्फ, मतलब मैं ही बनाऊँ, मैं ही संभालूँ और मैं ही बेनिफिट लूँ, ऐसा भी हो सकता है। मैं बनाऊँ, किसी और को अपॉइंट करूँ, कोई और बेनिफिट ले, ऐसा भी हो सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटी। म्यूचुअल फंड के केस में ऑथर इज अ स्पॉन्सर जो भी बना रहा है, ट्रस्टी इज द मैनेजर जो करता है, देखभाल करता है, बट वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर उसके फर्म का जो स्ट्रक्चर होता है हैंडल करने के लिए बना देते हैं, और बेनिफिशियरी होते हैं यूनिट होल्डर्स। ओके, वो वीडियो जरूर देख लेना, यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑन द सिस्टम। अभी अगला पॉइंट, वेयर द मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी इज, भाई यहाँ तक थी जिंदगी आसान, यहाँ से आएगी मुश्किल, क्यों? लेट्स सी। मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी कौन है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। व्हाट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल? देखो AIF अगर आपने सुना है ना, AIF इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। एग्जाम्पल कैसे होता है इसका? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, व्हीकल वर्ड को जगह ना कोई कंपनी लगा दो, पूल्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी। पूल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अलग अलग लोगों से पैसा लेके उसमें डाला है, इन्वेस्ट किया है, दैट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। म्यूचुअल फंड इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट, भी प्राइवेट नहीं है बट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, प्राइवेटली हेल्ड नहीं है। एंटिटी कंट्रोल्ड बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, it is either a pooled investment vehicle or entity controlled by pooled investment vehicle. सर थोड़ा सा ब्रेक दे दो यार प्लीज, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। आई नो एंड अभी तो 42 मिनट्स हुए एंड वी हैव ओनली कवर्ड 5 पेजेस, अंडरस्टैंड? देखो कितनी मस्ती, एंड इसके नोट्स तो आप ही को बनाने देने वाले हो, जो एक्सप्लेनेशन है you will have much fun. I'll just give you the pointers for it, I'll give you the idea for it how to make, but you have to make, because even if I make, you won't be able to understand it on that level. I'll give you the structure, you make it, then you will be able to remember, understand it deeply. That's my purpose. 89 के तो मैंने ही बना के दिए, because that was कि मैं बना के दूँ, लिख के दूँ, तो that is just your convenience, but यहाँ पे it is not about convenience, this is about understanding. अभी ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है या फिर एंटिटी कंट्रोल बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इट इज बेस्ड इन मेंबर स्टेट ऑफ फाइनेंशियल टास्क, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ओके, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड द रेगुलेटर। अरे यार बहुत सुनो इसको, स्टेट जो वर्ड है ना, दिस इज नॉट महाराष्ट्र, यूपी, अपना कश्मीर, दैट इज नॉट स्टेट्स, दिस स्टेट इज कंट्री। ये जो लॉ वाला स्टेट होता है ना, दैट इज स्टेट, तो यहाँ पे मेंबर स्टेट का मतलब है कंट्री। ओके, ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहाँ पे? FATF का मेंबर है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ FATF कंट्री, एंड रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन सच मेंबर स्टेट इज अ मेंबर ऑफ IOSCO, एंड द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज अ जनरल पार्टनर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर, or CEO, where the investment manager of such pooled vehicle is a body corporate or a partnership. सर क्या है, क्यों है सर? देखो इसको अभी ना समझाना पड़ेगा मुझे, आई कांट जस्ट लीव यू हैंगिंग ड्राई। सुनो, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस बहुत तरह से। देखो आई जस्ट एक्सप्लेन, दिस इज ABC,
और इसको ब्रैकेट में RC लिखता हूँ मैं ताकि रिपोर्टिंग एंटिटी है। देयर इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल या फिर एंटिटी कंट्रोल्ड बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, एनीथिंग, बट एक सिंपल एग्जांपल के लिए। एंड ABC इज इंडियन कंपनी एंड ये आउटसाइड कोई तो भी देश से आ रहा है। ओके, ABC मान लो USA का है, लेट्स से USA का है। अभी सुनना, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, दिस इज मेंबर ऑफ ABC कंपनी, ये समझा है। नाउ USA का है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो भी है, लेट्स से म्यूचुअल फंड है कुछ भी। ओके, अभी USA जो है, USA इज अ कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ FATF। ओके ग्रेट, दिस इज ओके, FATF का मेंबर है। एंड US का क्या है, इधर इन्होंने लिखा है सिक्योरिटी रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, SEC, इसका जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है। SEC मतलब ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, USA का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इज SEC। SEC इज अ IOSCO का मेंबर, IOSCO का मेंबर। ओके समझे, इतना क्लियर है। USA इज अ मेंबर ऑफ FATF एंड USA का जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है वो IOSCO का मेंबर है। एंड अभी सुनना, अभी इस पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इसमें जो है वो क्या है, इन रिलेशन टू द पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, द इंडिविजुअल in relation to the pooled vehicle manager is a general manager। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इसमें से कुछ भी है, या फिर CEO है, इफ CEO है ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट। अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजर बॉडी कॉर्पोरेट तो वहाँ का CEO है। या फिर इफ जो हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर है दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर पार्टनरशिप एंटिटी है, नॉट फर्म, एंटिटी। ओके, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बट एक बार समझना है। एंड सुनो, आई वोंट बी एबल टू राइट दिस एग्जाम्पल्स अगेन एंड अगेन, तो कोशिश करो कि यू राइट दिस एग्जाम्पल्स ताकि आपको बाद में याद रहे। इट्स नॉट कि एग्जाम में ये सब चीज़ें आएगी इतना डिटेल में, बट इट इज़ अप टू योर अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रोविजन समझना चाहिए। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 एक बार ये समझा है ना, अगला थोड़ा ईजियर रहेगा। ओके, एक्सप्लेनेशन फॉर द रिपोर्टिंग कंपनी इज अ पूल्ड इन, हो अभी ध्यान दो, रिपोर्टिंग कंपनी इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और एंटिटी कंट्रोल बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ऊपर क्या था ध्यान दो, वेर द मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी, ऐसा नीचे क्या है, वेर द मेंबर, सॉरी मेरे से गलती हो गई, थोड़ा पढ़ने में होता है, हो जाता है, समझ लो। आई एम ऑल्सो गेटिंग बर्न्ड इन द ब्रेन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेंबर क्या है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है या फिर एंटिटी कंट्रोल बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, बेस्ड इन अ जुरिसडिक्शन, जो कि ऊपर जो कंडीशंस दी गई है वो फुलफिल नहीं करता है। द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1, 2, 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन 3 एज द केस में भी शैल अप्लाई। अगर ये केस है बट ये जो चीज़ है ना वो नहीं है, समझ रहे हो। इफ दिस इज द केस, मेंबर कौन है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, एंटिटी कंट्रोल्ड बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, और जो हमने अभी ये जो कंडीशंस देखी है वो नहीं है, रिक्वायरमेंट जो ऊपर ये है ना ये नहीं है, तो हम क्या फॉलो करेंगे, दिस जो किधर गया एक्सप्लेनेशन 3, इसमें जो चीज़ें दी थी ना, मेजॉरिटी स्टेक ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करेंगे। समझ रहे हो, सिंपल है। आई होप अभी आपके दिमाग में शांति है थोड़ी सी, यू आर नॉट गेटिंग ब्रेन बर्न्ड इन दिस केस। ओके, और एक्सप्लेनेशन 3 में कौन सा, 1, 2, 3, 4 ये क्लॉजेस अप्लाई होंगे। और ये कौन सा क्लॉज था जो हम अभी ये देख रहे थे, किधर गया वो, दिस
ये वाला हम देख रहे थे। इसके ऊपर जो चीज़ें हैं ना वो अप्लाई करेंगी इफ़ इट इज़ नॉट मेंबर ऑफ FATF एंड सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर जो है वो IOC का मेंबर नहीं है वगैरह वगैरह। ओके, explanation 5 for the purpose of this clause, okay, if any individuals acting through any person or trust act with common intent or purpose of exercising any right or entitlement or exercising control or significant influence over a reporting entity pursuant to agreement or understanding, formal or informal, such individuals acting through any person or trust, as the case may be, shall be deemed to be acting together. भले ही आपका जो भी अग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो फॉर्मल अग्रीमेंट हो, इनफॉर्मल हो, कुछ भी हो, बट यू हैव अ कॉमन इंटेंट, आप कॉमन इंटेंट के साथ काम कर रहे हो. यू डिडेंट हैव अग्रीमेंट बट यू आर मतलब कॉमन कुछ तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे सॉरी उसके बेसिस पे यू आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अ रिपोर्टिंग एंटिटी. तो इन दैट केस मेरे दोस्त, इन दैट केस क्या, यू आर डीम्ड टू बी एक्टिंग टुगेदर, मान लेंगे कि यू आर एक्टिंग टुगेदर. ठीक है, सिंपल सा प्रोविजन, आई गेस यू अंडरस्टूड इट. छठा एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है मेरे दोस्त, इस क्लॉज के लिए क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ GDR, CCP, compulsorily convertible preference shares and compulsorily convertible debentures shall be treated as shares. This is very very much important. जस्ट आपकी जो शेयर्स है ना, 10% शेयर्स, 10% शेयर्स जो बोल रहे हो, तो शेयर्स डजेंट जस्ट मीन ओनली शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वगैरह, इट ऑल्सो इंक्लूड्स GDR, compulsorily convertible preference shares and compulsorily convertible debenture. What is compulsorily convertible? either debenture या preferentials अगर compulsorily convertible है तो at maturity date it will be converted to equity shares. That's it. Okay, तो इसको भी हम shares बोलेंगे. And GDR is also equity shares for the purpose of this clause. अब आते हैं कि what is significant influence. मेरे दोस्त, what is significant influence? Means power to participate directly indirectly in the financial operating policy decisions. Financial and operating policy. Financial मतलब finance है, operating means operations से related of reporting company, but it's not a control or joint control of those policies. Control is different. जो control के definition देखिए, अगर वो control नहीं है but still it is influencing, power to participate. control में क्या था, power to influence, मतलब जो चाहे मैं कर सकता हूँ वो पॉलिसी का, that is control. and this is significant influence, मतलब मैं influence कर सकता हूँ पॉलिसी को. I have power to participate in financial operating policy decision. okay, that is significant influence. छोटी सी चीज़, I hope you understood. अभी ये जो पार्ट है पढ़ लो, यहाँ पे जो डिफाइंड नहीं है वो आपको यहाँ पे मिलेगा समथिंग, बस कुछ नहीं. अभी हुआ है 52 मिनट्स एंड अभी फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन. एंड आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप उस जो पार्ट था ना सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की जो डेफिनेशन है, उसके एक पेज पूरा ऐसे लेफ्ट वाला लो और उस पर बनाओ. आई गिव यू द क्या कह सकते हो उसको, स्केलेटन ऑफ इट, बट यू शुड बी एबल टू मेक इट रियली गुड. फिर ओके, 2A रिपोर्टिंग कंपनी की ड्यूटी क्या है. एवरी रिपोर्टिंग कंपनी शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ इंडिविजुअल हु इज अ SBO. ये हमने पहले पढ़ा था, एज डिफाइंड अंडर रूल क्लॉज H ऑफ रूल 2. अरे कौन सा रूल 2, अरे अब भी जो पढ़ा वो रूल 2 भाई, इतना बड़ा जो पढ़ के आया है. इन रिलेशन टू दैट रिपोर्टिंग कंपनी एंड इफ सो आइडेंटिफाई हिम एंड कॉज सच इंडिविजुअल टू मेक डिक्लेरेशन इन फॉर्म बेन 1. जो बंदे का डिक्लेरेशन आएगा कि आई एम अ SBO, वो किस में फॉर्म आएगा, फॉर्म BEN1, बेन 1. ओके, फिर अगला, विदाउट प्रीजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ स्टेप्स स्टेटेड इन सब रूल 1. सब रूल 1 में जो भी स्टेप्स दिए गए होंगे उसको कुछ भी इधर उधर ना करते हुए, एवरी रिपोर्टिंग कंपनी शैल इन ऑल केसेस वेयर इट्स मेंबर अदर देन इंडिविजुअल hold not less than 10% of a share, voting right और dividend वाला जो power है, give notice to such member seeking information in accordance with this in form Ben 4. Ben 4 में जाएगा भाई साहब. ओके, खुश. ये क्या है, प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ स्टेप्स का मतलब है ऊपर जो हमने दिया है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसी बंदे को, तू SBO, उसको नोटिस भेजना, उससे क्या करना है,
नोटिस भेजो, कुछ भी करो, बट उस बंदे से आपको डिक्लेरेशन लेना है बेन 1 में, सिंपल। बट इफ द मेंबर इज कौन, कंपनी अदर देन इंडिविजुअल, HUF है, कंपनी है, वॉट एवर है, वो 10% होल्ड करता है शेयर, वोटिंग राइट, डिविडेंड, एनीथिंग, तो उसको नोटिस देके उससे इन्फॉर्मेशन सीख करनी इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 90। एक मिनट सर प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करो। ओके, आई विल एक्सप्लेन। अभी जो हमारा सबसेक्शन 5 90s और उसका सबसेक्शन 5 क्या था, इट वॉज, याद है हमको कि इसका भाई उसका भाई वो सब खेल रहे थे। I'll just show you subsection 5 this, I know a person who is SBO वाला खेल याद है? यस, और दिखाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज मैं मुंह से बोल दूँ तो आपका पहला ही धुआं उड़ चुका है दिमाग से, सो आई विल एक्सप्लेन। ओके, अभी ध्यान दो इसके हिसाब से। अभी रिपोर्टिंग कंपनी है, इट शैल गिव नोटिस एज पर जो अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं ना उसको, किसको, कंपनी को। अभी ये क्यों इस कंपनी को, बिकॉज दिस कंपनी होल्ड्स 10% ऑफ वोटिंग राइट, डिविडेंड, शेयर्स, वॉट एवर, 10% होल्ड करता है, इसलिए इसको नोटिस दिया है। नोटिस किस बात का दिया है, बिकॉज कोई बंदा है, इंडिविजुअल है, हु होल्ड्स 50% हियर, तो नोटिस किसको दिया है, टू अ कंपनी, टू अ पर्सन हु नोज SBO, टू अ पर्सन, दिस इज अ पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन, आपको पता है पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी, इंडिविजुअल, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, हम एक्सेट्रा, तो पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन, उसको पता है हु नोज हु इज SBO, समझ रहे हो, हु नोज हु इज SBO। ओह माय गुडनेस, कितना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है डिटेल में जाके, समझ रहे हो। और उससे क्या करना है, बेन 4 में रिप्लाई लेना है, रिप्लाई सीकिंग इन्फॉर्म, सॉरी नोटिस देना है बेन 4 में, आई एम सॉरी, नोटिस देना है बेन 4 में, जो हम ये वाले सेक्शन में दे रहे हैं ना, वो जो नोटिस जाता है, इट गोज इन बेन 4। ओके, अभी डिक्लेरेशन ऑफ SBO अंडर सेक्शन 90। ओके, ये वाला पार्ट स्किप कर दो यार, विच इज़ अबाउट रिडंडेंट हो चुका है, ये जब प्रोविजन आए थे तब की बात है। रुको, एवरी इंडिविजुअल जो SBO बनता है और वेयर ही इज SBO अंडर गोज एनी चेंज इन डिक्लेरेशन फाइल्ड इन फॉर्म 1 टू द कंपनी, अंडर गोज एनी चेंज, तो उसने क्या करना है, डिक्लेरेशन इन बेन 1 फाइल करना है कंपनी के साथ में विद इन 30 days ऑफ अक्वायरिंग SBO और एनी चेंज देयर। आप SBO बने या फिर SBO में कुछ चेंज हुआ है तो 30 days के अंदर कंपनी को बताना है। ओके, माय गुडनेस, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, आई गेस एक्सप्लेनेशन में दिस इज वेयर हिज कम अंडर को चेंज विद इन 90 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। छोड़ दो सर, ये क्या है यार, मतलब दिस इज अबाउट रिडंडेंटी, तो दिस पार्ट मैं कट नहीं करता, मैं इसको बस ऐसे कर रहा हूँ, आप याद रखो कि दिस इज रिडंडेंट, पढ़ो भी मत, रिडंडेंट हो चुका है वो। रिटर्न ऑफ SBO इन शेयर्स अपॉन रिसीट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर रूल 3। रूल 3 में क्या डिक्लेरेशन आया है, बेन 1, कंपनी को क्या मिला है, बेन 1। अभी अंडर रूल 3 आया है, रिपोर्टिंग कंपनी शैल फाइल in form ben 2 with ROC such declaration within a period of 30 days from the date of receipt of declaration by it along with fees as prescribed under this। क्या करें, बेन 1 आया 30 days में, जब आया है उसके अगले 30 days में हमने ROC को फाइल किया है, याद है ये कुछ तो भी कहीं तो भी पढ़ा था, MGT 4 MGT 5 आए, हमने MGT 6 ROC को दिया, बेन 1 आया, बेन 2 दिया, दिस इज सिंपल। अभी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ बेन 3, बेन 3 में मेंटेन करना है आपको SBO का रजिस्टर, याद है हमने बात की थी एज प्रिस्क्राइब्ड। अभी ओपन फॉर इंस्पेक्शन वाला प्रोविजन पढ़ते हैं, इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ओनली इन बिजनेस आवर्स, सिर्फ बिजनेस आवर्स में, होल डे नहीं, जितने टाइम के लिए कंपनी चलती है दैट बिजनेस आवर्स ओनली, एट सच रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट लेस दैन 2 hours। बिजनेस आवर की डेफिनेशन ना अगर आपको देखनी है तो SS1 SS2 में उधर जाके देखो, आपको समझेगा, नॉट लेस दैन 2 hours, मतलब मिनिमम 2 घंटे के लिए आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कंपनी, मतलब आपकी मजा, ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए आपको रूम में बंद कर देंगे, नहीं, 2 घंटे मिनिमम आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, 2 घंटे से कम टाइम आपको कंपनी देगी, आपको चाहिए तो 5 मिनट में हाँ हाँ ठीक है ओके निकल लो, बट कंपनी आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि आप ओनली 1 hour के लिए वो जो इंस्पेक्ट कर सकते हो रजिस्टर्स ऑन एवरी वर्किंग डे एज द बोर्ड में डिसाइड। इट विल बी
ऑन एवरी वर्किंग डे एज बोर्ड में डिसाइड. दैट इज मीन कि ये सैटरडे संडे के लिए नॉट एप्लीकेबल. बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी बट नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़ फॉर ईच इंस्पेक्शन. आई टोल्ड यू बिफोर कि फीस नॉमिनल होगी, बस 50 रुपीज़ फॉर ईच इंस्पेक्शन, बट द कंडीशन इज यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी फॉर दिस, या फिर बेनिफिशियल ओनर. अगर रजिस्टर्ड ओनर हो बट यू आर नॉट अ बेनिफिशियल ओनर तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा. ओनली बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए. ओनली इन दैट केस यू कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर्स. मूविंग फॉरवर्ड, रूल 6 देखते क्या है. नोटिस फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एसबीओ. अभी वी जस्ट लुक्ड एट इट. बेन 4 में आप यानी कंपनी, सॉरी आप नहीं, कंपनी आपको नोटिस भेजेगा इफ कंपनी थिंक्स यू आर एसबीओ, या फिर इफ कंपनी थिंक्स यू नो एसबीओ, और इफ कंपनी थिंक्स यू नो अ पर्सन हु नोज हु इज एसबीओ. कॉम्प्लिकेटेड है बट दिस ओके. 7th, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल. जस्ट अ सेकेंड. एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, ये प्रोविजन हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट बस उन्होंने सेक्शंस के नाम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी है. एंड वी सेड ना एज में भी प्रिस्क्राइब क्या रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई किए. तो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, आई वोंट बी मेकिंग इट, आई विल बी ओनली प्रोवाइडिंग skeleton, बट व्हेन यू विल बी मेकिंग इट यू हैव टू इंटीग्रेट द रूल्स इन द नोट्स ऑफ सेक्शंस, ताकि एक जगह पे यू विल बी एबल टू फाइंड इट बेटर. रिपोर्टिंग कंपनी शैल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल. एनसीएलटी को बताएगी कि भाई ये बंदे ने बेन 1 में हमको बेन 4 का हमने नोटिस दिया बट उसका रिप्लाई नहीं आया है. नोटिस इन बेन 4 का रिप्लाई नहीं आया, या फिर रिप्लाई आया है बट इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 7 सेक्शन 90 फॉर ऑर्डरिंग. हमने अप्लाई किया है ट्रिब्यूनल को. अभी क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन देखो. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते. सस्पेंशन ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड नहीं मिलेगा. वो 1 साल तक के अंदर अगर आपका रिस्ट्रिक्शन हट गया तो ठीक है, नहीं हटा तो आईपीएफ के पास चले गए आपके शेयर्स. अंडरस्टूड. सस्पेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स, आपके वोटिंग राइट सस्पेंड हो सकते हैं. अदर रिस्ट्रिक्शन और एज टू शेयर्स राइट अचार्ज, ऑल शेयर्स पे लग सकता है या सम शेयर्स पे लग सकता है, बट ओनली फॉर शेयर्स इन क्वेश्चन. यहाँ पे लैंग्वेज देखो, हर सेक्शन के हर लाइन के एंड में उन्होंने लिखा है शेयर्स इन क्वेश्चन, मतलब ओनली फॉर दोज शेयर्स विच आर इन क्वेश्चन. आपकी सारी होल्डिंग्स पे नहीं जाएगा. इफ़ एबीसी कंपनी के केस में फंसा हुआ हो तो वाई XYZ कंपनी का. ओके. एंड फाइनली विद दिस वी विल एंड आर एसबीओ का लेक्चर. I know this has been very long, but we have to give the explanation. Non-applicability. These rules shall be made applicable to the extent the share of the reporting entity is held by. Okay. किसको नहीं applicable होगा this non-applicability of this? अगर IEPF होल्ड कर रहा है, अरे IEPF को तो हमने ही शेयर्स दिए ये वाले. मतलब यार कुछ भी 1 साल के अंदर वो गया नहीं अगर पैसा, मतलब 1 साल के अंदर बंदे ने शेयर्स लिए नहीं, और वो शेयर्स अगर ट्रांसफ़र IEPF को हो तो हमने ही ज़बरदस्ती IEPF को दिए. तो यहाँ पे लिख लो अगर आपको चाहिए तो IEPF अथॉरिटी अंडर 125(5), तो दिस इज IEP. देन इट्स होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी. भाई क्या बात कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी अगर उसमें होल्ड करती तो व्हाट इज़ दिस. प्रोवाइडेड दैट डिटेल्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी शैल बी रिपोर्टेड इन बेन 2 में बताना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे चलेगा भैया. यू हैव टू रिपोर्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अरे यार गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ. सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों डिस्क्लोजर करे यार, इट इज़ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी. नाउ रिपोर्टिंग कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट और एंटिटी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. सिंपल सा प्रोविजन. दीज काइंड ऑफ प्रोविजन यू हैव डन बिफोर कि गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में partly by this, partly by that, you must have done. So I am not explaining this, it's easy. SEBI registered investment vehicles such as mutual fund, AIFs, REITs, InvITs regulated by SEBI. मतलब SEBI के साथ जो भी रजिस्टर्ड है, भाई इनको क्यों बताने की ज़रूरत है यार, म्यूचुअल फंड, AIF वगैरह, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ये सब इनको बताने की ज़रूरत नहीं. यानी म्यूचुअल फंड डज नॉट हैव टू टेल कि आई एम एन SBO करके दिस प्रोविजन. उनके लिए आप बोलोगे नहीं ऐसा कैसे नहीं बताना है, अरे उनके लिए सेबी के अलग से रेगुलेशन है. म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, AIF रेगुलेशन, रीट रेगुलेशन, इनविट रेगुलेशन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑलरेडी थिंग्स दे हैव टू डू. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उनको ये भी करना पड़े. ओके.
दिस इज ऑलरेडी स्ट्रिंजेंट. अगला, इन्वेस्टमेंट व्हीकल रजिस्टर्ड विद RBI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी. दिस इज RBI, IRDA एंड PFRDA. इस अथॉरिटी के साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स रजिस्टर्ड है, RBI के पास कौन रजिस्टर्ड होता है? बैंक्स. IRDA के पास कौन सा रजिस्टर्ड होता है? इंश्योरेंस कंपनीज. एंड PFRDA, PF अथॉरिटीज आर. ओके, तो आई होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. नाउ आई विल जस्ट गिव यू द स्ट्रक्चर फॉर डूइंग इट अदर थिंग्स. सबसे पहले आई विल गिव यू द नोटिंग्स. जस्ट अ सेकेंड. कि ईच सेक्शन, एक बेसिकली सेक्शन में क्या कंसिडर करके रखा है. जस्ट अ सेकेंड, किधर गया भाई ये. ओके, दिस इज सेक्शन 90. आई एम नॉट गोइंग रूल वाइज अभी, आई एम जस्ट गिविंग दिस. SBO का मीनिंग एंड डिक्लेरेशन, and this might not be exhaustive, you can include anything else you want, but I'm just giving it so एक क्विक रिविजन हो जाए इसमें से. फिर रजिस्टर ऑफ SBO, दिस इज Ben 1, this is Ben 3. You can write extra, the more you write the more you remember. Inspection of register by member. The fourth point will be return of SBO, ROC के पास देना पड़ता है. Then fifth will be notice बाय रिपोर्टिंग कंपनीज. यहाँ पे कंपनी लिखते हैं, रूल्स में रिपोर्टिंग कंपनी वर्डिंग है, तो यहाँ नहीं है तो नहीं लिखते बेसिकली. अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो सेक्शन 90 और SBO रूल्स को, देन यू कैन राइट. ओके, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. रिप्लाई ऑफ नोटिस, बंदे ने रिप्लाई करना है ऑफ नोटिस. रिमेंबर कौन से फॉर्म में नोटिस जाएगा? Ben 4. रिप्लाई कुछ भी कर सकते हो, कौन से भी फॉर्म में कर सकते हो. ओके, रिटर्न ऑफ SBO, कुछ तो मेरे से छूट रहा है आई गेस. लेट मी जस्ट सी. जस्ट अ सेकेंड. डिक्लेरेशन दिया है Ben 2 में, तो ROC के पास में जाएगा. रजिस्टर इज Ben 3, नोटिस इज Ben 4, रिटर्न Ben 2 में. ओके ओके, राइट, आई वाज मिस्टेकन, दिस इज करेक्ट. मैं तभी बोलूँ मेरे से क्या गलती हो रही है, एक फॉर्म छूट गया था. नोटिस का रिप्लाई जाएगा. फिर अगर हमको रिप्लाई पसंद नहीं आया, फिर रिप्लाई दिया ही नहीं बंदे ने, देयर वाज नो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था, या फिर फेल टू गिव द रिप्लाई इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइन. इट डजेंट मीन अगर 35th डे पे भी रिप्लाई आया था, विद इन 30 days आना चाहिए था, तो कंपनी हैज़ राइट टू गो टू NCLT. एप्लीकेशन टू NCLT, दीज आर पॉइंटर्स फॉर यू टू मेक नोट्स. आप सिनेरियोज बनाओ, यू मेक पॉइंटर्स एंड रूल्स को इंटीग्रेट करो. रिप्लाई बाय कंसर्न पर्सन, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. इसका मैंने एक टाइमलाइन आपको बना के दिया है ऑन दैट पेज. इफ़ यू रिवाइंड द वीडियो यू विल सी द टाइमलाइन. उसके हिसाब से आप ये ट्रिब्यूनल वाला, ये नोटिस से जो आगे जा रहा है, यू द प्रोविजन यू कैन यूज़. एप्लीकेशन बाय पर्सन फॉर रिलैक्सेशन, ये वाला एक प्रोविजन आपको याद आ रहा होगा, 1 year वाला. एप्लीकेशन बाय पर्सन और कंपनी फॉर रिलैक्सेशन. दिस इज़ जस्ट अ क्विक रिविजन फॉर यू, एंड एक छोटा सा याद करने के लिए पॉइंटर्स है. आई कांट इवन कॉल इट प्रॉपर नोट्स, बिकॉज नोट्स में कंटेंट यू हैव टू सी, यू हैव टू मेक. देन पेनल्टी, ये कौन सी किसके लिए पेनल्टी थी? पेनल्टी बाय कंसर्न पर्सन. देन पेनल्टी बाय कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट. 12th पॉइंट इज 447. ये सिंपल सा है. 447 लिख के क्या करना है? अरे 447 मतलब अगर आपने विलफुली गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी एज टू बीइंग अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो 447 में पकड़े जाओगे. दैट्स इट.
दिस इज फॉर सेक्शन 90 आई हैव गिवन नाउ। अब आपको जो नोट्स इसके लिए बनाने हैं, ये डेफिनेशन वाला सेक्शन है, आई नो दिस विल बी प्रॉब्लमैटिक। अभी कौन सा सेक्शन प्रॉब्लमैटिक आने वाला है आपको? ओनली द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। 1.5 पेज से ज़्यादा की तो ये डेफिनेशन है, आई नो। तो मेजॉरिटी स्टेक यू जस्ट रिमेंबर 50-50-50। पार्टनरशिप एंटिटी यू जस्ट रिमेंबर दैट इज पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज LLP। रिपोर्टिंग कंपनी यू डेफिनेटली इट्स जस्ट रिमेंबरिंग थिंग। अभी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन यू मस्ट राइट बिकॉज दैट्स द वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो कौन सा रूल है, कौन सा सब रूल है, आप लिख लेना। 2H सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। नाउ इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, कितने पॉइंटर्स हैं? देर आर हाउ मैनी पॉइंटर्स? 1 2 3 4। देर आर सिंपली 4 पॉइंटर्स यार। ओके, तो 4 पॉइंटर्स के हिसाब से आप 1 2 3 4 चीज़ें ऐड करो। 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक का एक पार्ट है एक्सप्लेनेशन टू अबव रूल, और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होने की जो बेसिक डेफिनेशन दैट इज़ नथिंग, 10% शेयर्स। और शेयर्स का याद रखो एक्सप्लेनेशन में, यू नो इट इंक्लूड्स GDR, इट इंक्लूड्स कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। 10% शेयर्स के अलावा व्हाट इट वोटिंग राइट्स, 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और अगर कंट्रोल आप अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग से अगर रखते हो तो दैट इज ओके। अभी एक्सप्लेनेशंस में बहुत मस्ती है। लेट्स सी, आई थिंक 6 या 7 एक्सप्लेनेशंस थे। डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू रिमेंबर इट फॉर एवर, नहीं रहने वाला है। 6 एक्सप्लेनेशन है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6th। 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। आई एम टेलिंग यू टू राइट दिस वे बिकॉज एक पेज पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशंस में क्या दिया है। सबसे बड़ा तो हमारा रूल 3 है, एक्सप्लेनेशन 3 है। एक्सप्लेनेशन 1 is about direct holding, it's about indirectly holding this, not considered SBO। किसको कंसिडर नहीं करेंगे SBO, वो वाला एक पॉइंट है। देन दिस पॉइंट इज अबाउट डायरेक्ट होल्डिंग, इनडायरेक्ट होल्डिंग। फिर रिलेटेड टू दिस, आई एम राइटिंग दिस रिलेटेड टू दिस ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ कि लास्ट जो पॉइंट था इनडायरेक्ट होल्डिंग में, विच वॉज रिलेटेड टू मेंबर ऑफ FATF एंड मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर बीइंग द मेंबर ऑफ IOSU, उससे रिलेटेड पॉइंट था। उसके लिए 4 अप्लाई करेंगे। देन विल गो टू 5th पॉइंट। 4th इज हियर। 5th क्या कहता है? डीम्ड टू बी एक्टिंग टुगेदर, deemed to be acting together। Please don't mind my language, इसको छोड़ देना, ध्यान मत दो because I'm writing fast। और शेयर्स में क्या क्या आता है? GDR, CCP एंड CCD। ओके, इसके आगे इंक्लूड्स। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू राइट, एंड इसको थोड़ा कंसाइज करना, डोंट जस्ट राइट एज इट इज। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिंपल है, कंट्रोल की डेफिनेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की लिखनी दो, इट इज़ अप टू यू। एडिशनल करना है तो डेफिनेटली करो। लेट मी जस्ट सी कितना टाइम हुआ। 1 आवर से ऊपर जा चुका है। अभी जो बचा हुआ पार्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी, यू कैन ऑल्सो मेक द नोट्स, ऐसा ही चार्ट बना लो। This was the main part I wanted to tell you, this significant beneficial owner, and ये ऊपर का जो summary है and the timeline I made for you, and ये जो form numbers भी मैंने लिखे हैं, तो you can relate which provision, which rule it is talking about। So I hope the provisions related to section 90 significant beneficial owner are very very clear to you, and
यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू समवन कि बेसिकली क्या होता है, एंड आपको ये अच्छे से समझ आया एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी वेल इन द एग्ज़ाम एज वेल। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।